तो स्टूडेंट क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लोच। तो इसमें लास्ट वीडियो में हमने मांग की लोच की श्रेणियाँ देखी थी। अब हम बात करेंगे मांग की लोच को मापने की विधियाँ। तो मांग की लोच को मापने की विधि में देखिए कौन कौन सी विधि होती है। प्रतिशत या आनुपातिक विधि, दूसरी होती है कुलव्य विधि, और कुलव्य विधि का ही दूसरा नाम होता है ज्यामितीय विधि। और तीसरी होती है बिंदु विधि, और चौथी होती है चाप लोच विधि। ठीक है, तो ये मांग की लोच को मापने की 4 विधि होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत या आनुपातिक विधि का। ठीक है, हाँ, बिंदु विधि का नाम है ज्यामितीय विधि। बिंदु विधि और ये है आपकी कुल विधि। व्यय विधि। ठीक है, सर जी हम तो काट ना सके, पॉइंट ना ऊपर नीचे कर दें, तीसरे ऊपर डाल दें, नीचे तो काटनी पड़ेगी। इसे यहाँ लिख दो, बिंदु विधि का नाम होता है दूसरा ज्यामितीय विधि। तो इसे यहाँ से काट के यहाँ लिख दो नीचे, बस ज्यामितीय विधि को। इसको काट के लिख दो। हाँ, हो गया नोट। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग के रूप में लिखो प्रतिशत या आनुपातिक विधि। इसमें लिखना है जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होने पर काटना मत, जो पहला लिखा हुआ है जिनका अगर कुछ अलग लग रहा है तो वो पहले मेरे से पूछ लेना। जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वह मांग की लोच को मापने की प्रतिशत या आनुपातिक विधि कहलाती है। देखिए, तो जब किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो वो मांग की लोच को मापने की प्रतिशत विधि कहलाती है, या इसी का नाम है अनुपातिक। आप यहाँ पर प्रतिशत की जगह आनुपातिक भी लिख सकते हो। जब किसी वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है तो वह मांग की लोच को मापने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि होती है। या इसमें आप ये भी लिख सकते हो
जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन होने पर इसमें कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर जो भागफल ज्ञात होता है वह प्रतिशत या अनुपातिक विधि से मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, वो फॉर्मूले के बेस पर भी आप परिभाषा नोट कर सकते हो। तो इसमें मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मांग में आनुपातिक या प्रतिशत, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं दोनों चीज़ें साथ लेकर के चल रहा हूँ और हर बार आपको बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख देना आप एग्जाम में। अभी तो दोनों लिख लेना। मांग में अनुपातिक कहो या मांग में प्रतिशत कहो, दोनों सेम होते हैं, अनुपातिक और प्रतिशत। तो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो इसी को हम फॉर्मूले के बेस पर भी नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन के बेस पर लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन हो और उसमें कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल ज्ञात होगा वो प्रतिशत या आनुपातिक विधि से मांग की लोच कहलाती है। ठीक है, फॉर्मूले के बेस पर आ गया समझ में। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये फॉर्मूले दोनों लिखे थे मांग की लोच के अंतर्गत। तो जैसे एक अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे पहले भी एग्जाम्पल लिए थे। मान के चलो किसी वस्तु के मूल्य में, प्राइस में 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तब जो मांग की मात्रा है उसमें 20% की क्या हुई, कमी। तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी इज इक्वल टू मांग, ये प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है तो ये वाली विधि लगाएंगे, और प्रतिशत विधि में फॉर्मूला क्या लिखा है, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 20%, डिवाइडेड बाई कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन कितना है, 10। तो ईडी कितना आ गया, 2। कह सकते हैं हम ईडी 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा। तो जहाँ ईडी ग्रेटर देन 1 आया था वह मांग की लोच कौन सी थी, अत्यधिक लोचदार मांग। चेक करो मांग की श्रेणियों में लिखाया था ये। हाँ जी, तो मांग की लोच की पहली श्रेणी हो गई, सॉरी, मांग की लोच को मापने की पहली विधि हो गई। दूसरी विधि है बिंदु या ज्यामितीय विधि। हाँ जी, तो बिंदु या ज्यामितीय विधि में बात करें तो चेक कीजिए। देखिए इसमें एक मांग वक्र पर मांग की लोच पूछी जाती है। मांग वक्र पर एक मांग वक्र होगा, पहले मैं इसमें लिखा देता हूँ फॉर्मूला बिंदु या ज्यामितीय विधि में। इस विधि के अंतर्गत मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। फॉर्मूला क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला भाग बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। ठीक है,
इसे शॉर्ट में बोलते हैं लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। जो मांग वक्र है उसका निचला हिस्सा डिवाइड करेंगे ऊपरी हिस्से से, जैसे कि ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। तो ये हमने एक मांग वक्र लिया। मांग वक्र ऐसे ही होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप में। अब इस मांग वक्र पर कुछ बिंदु हम दर्शा रहे हैं। पहला बिंदु ये सबसे ऊपर का बिंदु हो गया, ये मांग वक्र का बिल्कुल मध्य का बिंदु हो गया। तो मांग वक्र का जो ये मध्य बिंदु है और यहाँ इसके बीच में आप कहीं भी एक पॉइंट दे दो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, ये वाला है, तो इसकी जो मांग की लोच आएगी वही मांग की लोच इसकी होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। इन दोनों के बीच में ये वाली जो मांग की लोच होगी इस पॉइंट पर, वही मांग की लोच बाकी के पॉइंट पर होगी। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। मान के चलो ये जो मांग वक्र है इसकी पूरी लंबाई में यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलो 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। अब हम इस पॉइंट पर बात करें मांग की लोच ज्ञात करने के लिए, इस वाले पॉइंट पर, तो मांग वक्र का निचला हिस्सा कितना है? इस पॉइंट से नीचे मांग वक्र का हिस्सा कितना है ही नहीं नीचे, यानी कि 0 बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा पूरा का पूरा है 10। 0 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 0। चेक करो मांग की लोच, जहाँ 0 लिखाई थी इस रेडियो में, कौन सी मांग की लोच थी? पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये लिखाई थी। तो इस पॉइंट पर मांग की लोच 0 आई, यानी कि यहाँ कौन सी मांग की लोच होगी? पूर्णतया बेलोचदार मांग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे मिडिल पॉइंट पर, बिल्कुल बराबर। EP इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला हिस्सा, किसी भी पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से इस पॉइंट पर मांग वक्र का निचला हिस्सा कितना है? ये सब पॉइंट पे 0 थोड़ी रहेगा, ये मध्य बिंदु है, ये इस पूरे वक्र की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ये बीच का पॉइंट है जो कि इस मांग वक्र को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब इस पॉइंट पर मांग वक्र का निचला भाग कितना है? होगा नहीं होगा? 5 बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग, कोई भी एग्जांपल ले लो, बराबर बटे बराबर ही होगा इसमें, यानी कितना आया? 1। और जहां मांग की लोच 1 होती है या 1 के बराबर होती है, वहां कौन सी मांग की लोच होगी? लिखाया था इकाई लोचदार मांग। अब इससे निचले पॉइंट की बात करें तो EP इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला भाग 5 से तो कम है, चलो हमने 4 ले लिया, ठीक है, बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग ज्यादा है 6, तो 4 में छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, यानी कि EP आया हमारा 36.67, 1 से कम आएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, जब छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। EP इज लेस देन 1, तो मांग की लोच कौन सी हो गई? बेलोचदार मांग। क्लियर यहां तक? अब इस पॉइंट पर चलते हैं। मांग वक्र का निचला भाग ज्यादा है, मान के चलो 8, बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग कम है, कितना आया? 4, ज्यादा ही तो आएगा। इस पॉइंट पर मांग वक्र के निचले भाग को जब छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो EP ग्रेटर देन 1 है, और किस में होता है? अत्यधिक लोचदार मांग में। इस पॉइंट पर बात करते हैं, मांग वक्र का निचला भाग कितना है? पूरा 10, बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग कितना है? 0, कितना आया? 10, कितना है? 10 अनंत,
तो यहाँ पे मांग की लोच कौन सी होगी? पूर्णतया लोचदार मांग। तो इस तरीके से मांग की लोच चेक करो, हर एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर लिए, हर पॉइंट पर। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने बताया था जो यहाँ पे मांग की लोच होगी भाई यहाँ पे लगाना फॉर्मूला इस वाले पॉइंट पर, मांग वक्र का निचला भाग थोड़ा सा बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग ज्यादा। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे एक से कम ही आएगा, यही वाली मांग की लोच होगी। इस वाले पॉइंट पर देख लो मांग वक्र का निचला भाग, भाई ये वाला पॉइंट बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो इससे पहले मांग वक्र का निचला भाग कम है बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग ज्यादा है, एक से कम आएगा। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर मांग वक्र का निचला भाग ज्यादा बटे मांग वक्र का ऊपरी भाग कम, तो एक से ज्यादा ही आएगा भाग दे करके। आगे समझ में? तो ये हमारा सेकंड मेथड है